हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को, जो थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। फॉर एन ओपन सिस्टम, ये हम देखेंगे कि इसको हम ऐसा क्यों क्यों कहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग डिराइविंग दिस इक्वेशन, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ स्टेडी फ्लो इज। सो जब हम बात करते हैं स्टेडी फ्लो की, सो इन स्टेडी फ्लो प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर फ्लूइड के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटीज़। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज नहीं करती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ बीइंग यूज्ड इन डिराइविंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है जो उसमें यूज होता है, डेट इज कॉल्ड एज फ्लो वर्क। तो अगर हम बात करें फ्लो वर्क की, सो फ्लो वर्क इज डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर वर्क विच इज रिक्वायर्ड either to enter the fluid into control volume or to leave it from control volume. That is called as the flow work. तो अगर हम एक एग्जांपल इसका लें, तो अगर हम ये अज्यूम करें ये हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमने अज्यूम करा कि यहाँ से कोई फ्लूइड है जो कि एंटर कर रहा है, और ये हमारा इनलेट है, और ये हमारा आउटलेट है, और ये है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, और यहाँ से वो कर रहा है एग्जिट। अगर हम अज्यूम करें कि जो इनलेट का सेक्शन है इट इज़ एट फर्स्ट सेक्शन, एंड आउटलेट हम अज्यूम करें इट इज़ एट सेकेंड सेक्शन, एंड वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड दैट वैल्यू ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 1 वो है P1, वॉल्यूम है V1। ऐसे ही जो प्रेशर है वो है P2 और जो वॉल्यूम है V2। So according to the definition of flow work, that flow work is called as that particular work which is required either to enter the fluid into control volume or to leave it from the control volume. तो ये हमारा होता है कंट्रोल वॉल्यूम का बाउंड्री। The boundary of control volume is also called as control surface. So whatever work is required to enter that particular fluid into the control volume, अगर हम कंसीडर करें कि ये कोई हमारा फ्लूइड एलिमेंट है और इस फ्लूइड एलिमेंट को एंटर करना है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, तो जो भी वर्क रिक्वायर्ड होगा इस फ्लूइड को एंटर करने में इस कंट्रोल वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री फ्लो वर्क। दैट इज कॉल्ड एज एंट्री फ्लो वर्क। एंड सिमिलरली इफ वी अज्यूम कि यहाँ पर कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड को अगर एग्जिट करना है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड एज एग्जिट फ्लो वर्क। If we talk about the magnitude of flow work, so it is simply defined as pressure into volume. इसका जो डेरिवेशन है वो हम कभी दूसरे क्लास में देखेंगे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। इट इज सिंपली डिफाइंड एज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पर देखें एंट्री फ्लो वर्क की, तो ये होगा P1 V1, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी P2 V2। अब हम देखें ये जो फ्लूइड है इट इज ट्राइंग टू एंटर इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये जो एंट्री फ्लो वर्क है दिस हैज़ टू बी यूज्ड विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज़ द केस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। और हम
पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही कन्वेंशन यूज करते हैं, दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। इस फ्लूइड एलिमेंट की बात करें, सो वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम इज बेसिकली नोन एज एग्जिट फ्लो वर्क। तो ये केस होगा वर्क डन बाय द सिस्टम और इसको मिलेंगे पॉजिटिव। नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग द डेरिवेशन, एंड फॉर बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन सबसे पहले हमें अजम्पशंस पता होनी चाहिए जो हम लेते हैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, क्योंकि अजम्पशंस ही ऐसी चीज़ होती हैं जिसके बेसिस पर हम उस इक्वेशन को डेवलप कर पाते हैं, उस इक्वेशन को डिराइव कर पाते हैं। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ जो लास्ट इक्वेशन है उसको याद रखते हैं, जो अजम्पशंस हैं उसको भूल जाते हैं। पर अजम्पशंस भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमने कौन सी अजम्पशन लिया है एक पर्टिकुलर इक्वेशन को डिराइव करने में। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने में हम ज़्यादा अजम्पशन नहीं लेते, हम सिर्फ एक ही अजम्पशन लेके चलते हैं। द अजम्पशन इज फ्लो इज सेड टू बी अ स्टेडी फ्लो। यही हमारी एक इकलौती अजम्पशन है जो हम इस पूरी इक्वेशन को डिराइव करने में लेते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो एक स्टेडी फ्लो होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज एक्चुअली द स्टेडी फ्लो। उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है दे शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरा फ्लो जो होगा वो स्टेडी होगा। नाउ देर आर सम कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अचीव दिस स्टेडी फ्लो। तो अगर हम बात करें कंडीशंस की, डेट व्हाट आर कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अचीव दिस स्टेडी फ्लो, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वट एवर मास विच इज एंटरिंग इन टू द कंट्रोल वॉल्यूम इट शुड बी एग्जैक्टली सेम द मास विच इज लीविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जो भी एनर्जी हमारी एंटर कर रही है उस कंट्रोल वॉल्यूम में वही एनर्जी हमारी लीव करनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से। तो हम देख चुके हैं कि कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जिसकी हेल्प से हम स्टेडी फ्लो को अचीव कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है और इसका हम मान लेते हैं कि कुछ इनिशियल मास है 5 किलोग्राम, इसमें अगर कुछ मास एंटर करता है, लेट अस सपोज इट इज़ एंटरिंग 10 किलोग्राम, और अगर ये लीव कर रहा है 2 किलोग्राम, तो अगर हम बात करें मास इनिशियल यानी कि पहले जो हमारे पास मास था इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वो कितना था, 5 किलोग्राम। अगर हम बात करें फाइनल मास, तो फाइनल मास 5 किलोग्राम तो पहले था ही, 10 किलोग्राम हुआ एंटर और 2 किलोग्राम हुआ लीव। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 + 5 15 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 13 किलोग्राम। तो हम देख सकते हैं क्लियरली जो हमारे पास पहले मास था वो था 5 किलोग्राम, पर बाद में हमारे पास मास हुआ है वो हुआ है 13 किलोग्राम। तो इससे हम ये कह सकते हैं that value of mass is increasing with respect to time। यानी हमारा मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर ऐसा होता है सो दिस फ्लो विल नॉट बी अ स्टेडी फ्लो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेडी फ्लो हम ये देख चुके हैं दैट प्रॉपर्टीज शुड रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में अगर ये फ्लो स्टेडी हो, अगर ये फ्लो स्टेडी होगा तो इनिशियली जो मास 5 किलोग्राम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ दिस इज़ द मास विच इज़ एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, तो जितना मास एंटर हुआ है इतना ही मास बाहर जाना चाहिए कंट्रोल वॉल्यूम से। अगर ऐसा होता है तो हम देख सकते हैं इनिशियल मास जो हमारे पास था जो 5 किलोग्राम था ही, तो ये हमारा 5 किलोग्राम। इफ़ वी टॉक व्हाट इज़ द फाइनल मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, तो 5 किलोग्राम था +10 एंटर हुआ -10 लीव हुआ। तो हम देख सकते हैं जो फाइनल मास है वो भी हमारे पास 10 किलोग्राम है, वो भी हमारे पास 5 किलोग्राम है, और जो फाइनल मास है वो भी हमारे पास 5 किलोग्राम है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मास है दैट पर्टिकुलर मास इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए ये जो हमारा फ्लो होगा इट विल बी अ स्टेडी फ्लो। सेम हम कंसिडर कर सकते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए भी सेम कंडीशन है कि जो एनर्जी हमारी एंटर हो रही है वही एनर्जी हमारी लीव होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से।
तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड है टू अचीव द स्टेडी फ्लो को अचीव करने के लिए. नाउ वी आर कंसिडरिंग अ कंट्रोल वॉल्यूम. सो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम विच वी हैव सिंपली कंसिडर्ड. और उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में हमने दो एंड्स कंसिडर करे हैं. वन इज इनलेट, जहाँ से हमारा वो फ्लूइड एंटर कर रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में. दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम एंड दीज आर द टू एंड्स. इसको हम ले रहे हैं इनलेट एंड. दिस इज कंसिडर्ड एज आउटलेट एंड. So at the inlet end we have taken section number 1 and at the outlet end we have taken section number 2. इसके अलावा हमने एक रेफरेंस कंसिडर करा है या फिर डेटम कंसिडर करा है जहाँ से हम जितनी भी पोटेंशियल एनर्जीज हैं उसको मेजर कर रहे हैं अपने फ्लूइड की. सो दिस इज आवर रेफरेंस और द डेटम लाइन फ्रॉम विच the potential energies of the fluid are being considered. तो अगर हम लिखना चाहते हैं what are the conditions of the fluid at the inlet, so let us write the value of mass at inlet. Let us take it as m1. internal energy को हम लेते हैं u1, velocity को लेते हैं c1, pressure को लेते हैं p1. और ये जो inlet end है ये कितना ऊपर है इस रेफरेंस या फिर डेटम से, तो ये हम ले लेते हैं कि it is at a potential head of Z1. Same we can write for outlet के लिए. So if we write for outlet, it can be written as mass की value outlet पर, internal energy, velocity, pressure, and this is the value of potential head which we have considered for this particular outlet from the reference line or the datum line. तो ये हमने consider कर लिया अपना इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू अचीव स्टेडी फ्लो. इस स्टेडी फ्लो को अचीव करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस हैं या फिर जो हमारे पास कंडीशन है वो दो ही हैं. पहली कंडीशन, वट एवर मास इज एंटरिंग द सेम मास शुड लीव फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मास हमारा एंटर कर रहा है वो है हमारा m1 और जो मास हमारा लीव कर रहा है वो है हमारा m2. तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ मास विच इज एंटरिंग इनटू दिस कंट्रोल वॉल्यूम, और ये हमारा मास है जो कि लीव कर रहा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से. नाउ वी आर इफ वी राइट ए सेकंड कंडीशन, द सेकंड कंडीशन इज दैट वट एवर एनर्जी विच इज एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम द सेम एनर्जी शुड लीव फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम. जितनी एनर्जी हमारी एंटर कर रही है इस कंट्रोल वॉल्यूम में उतनी ही एनर्जी हमारी लीव करनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में, तभी जो हमारा ये फ्लो होगा इट विल बी अ स्टेडी फ्लो. तो हम लिख सकते हैं एनर्जी एट सेक्शन 1 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट सेक्शन 2. तो इसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन ले और इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर यहाँ लिखते हैं. सो वी कैन राइट व्हाट इज़ द एनर्जी एट सेक्शन 1. ये जो हमारा सेक्शन 1 है इनलेट, अगर हम लिखें टोटल एनर्जी इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, सो इट विल बी द, सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी. इसके बाद फ्लूइड के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. सो वी कैन राइट हाफ m1 c1 स्क्वायर. ये जो हमारा इनलेट एंड है ये एक पर्टिकुलर Z1 पोटेंशियल हेड पर है फ्रॉम द रेफरेंस और डेटम लाइन, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. तो हम लिख सकते हैं m1 g Z1. और इसके अलावा हम ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ हीट हमारा एंटर कर रहा है. सो दिस इज द केस विच वी हैव कंसीडर्ड कि कुछ हीट हमारा इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हुआ है. ऐसे ही हमने ये अज्यूम करा है दैट इट इज़ डिफाइंड एज WCV. इसका मतलब हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, पर अगर अभी हम बात करते हैं इस Q की. तो ये Q हमने इसमें क्यों इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि Q और W, Q हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र को और W हम बोलते हैं वर्क ट्रांसफ़र को. हम जानते हैं कि एनर्जी कैन ट्रांसफ़र इन बोथ फॉर्म, आइदर इट कैन बी हीट ट्रांसफ़र और इट कैन बी वर्क ट्रांसफ़र, या फिर दोनों हो सकते हैं.
हमने इनको इसलिए इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि अगर हम इनको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं और हम बिना हीट ट्रांसफ़र के और वर्क ट्रांसफ़र के इस इक्वेशन को लिखते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, तो हम उसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए हम सारे ऑप्शंस अवेलेबल रखते हैं कि हमने माना कि कुछ हीट इसके अंदर एंटर करी है, ये भी हो सकता है कि कुछ हीट लीव कर रही हो। तो अगर वो हीट लीव कर रही है तो उसको हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई हीट एंटर ही ना कर रही हो या कोई हीट लीव ही ना कर रही हो, तो उस केस में हम क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे 0। तो इस केस में मैंने मारा है कि कुछ हीट एंटर कर रही है कंट्रोल वॉल्यूम में, तो उसको हम लिखेंगे विद अ पॉजिटिव साइन के साथ। सो इफ वी राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एट द आउटलेट, so it will be internal energy plus it will have also kinetic energy half m2 c2 square. It will also have potential energy m2 g z2 plus w. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ w क्यों लिखा है और यहाँ पर wcv क्यों लिखा है। Because this particular w is representing the total work transfer which is taking place through this particular control volume. तो अगर हम इस W को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि W एक्चुअली में क्या है, तो इस पर्टिकुलर W का मतलब ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम। तो उसमें कितने टाइप के वर्क इन्वॉल्व है। ये फ्लूड मेरा अगर एंटर करेगा कंट्रोल वॉल्यूम में तो एंट्री फ्लो वर्क तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, जैसे हम पहले देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो वर्क। तो हम लिख लेते हैं कि इसमें एक एंट्री फ्लो वर्क तो होगा ही होगा, प्लस ये अगर फ्लूड है और ये मेरा बाहर जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम एग्जिट फ्लो वर्क ऑल्सो अवेलेबल। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ एग्जिट फ्लो वर्क भी हमारा अवेलेबल होगा, प्लस ये WCV। अब ये WCV का मतलब क्या है। सो दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटिंग द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। तो इस WCV का मतलब ये है कि ये बेसिकली कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम वर्क का बेसिकली मीनिंग ये, जो कंट्रोल वॉल्यूम है जिसको हम ओपन सिस्टम भी कहते हैं, तो इस ओपन सिस्टम के थ्रू कितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये WCV जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल वॉल्यूम के वर्क को। तो एंट्री फ्लो वर्क, अभी हमने देखा है फ्लो वर्क किस तरीके से लिखते हैं। एंट्री फ्लो वर्क होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं -P1 × V1। यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी और ले लेते हैं कि वॉल्यूम जो है V1 है और एग्जिट पर जो वॉल्यूम है वो हमारी V2 है। और एंट्री नेगेटिव इसलिए बिकॉज इट इज़ द केस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। एग्जिट फ्लो वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये होगा हमारा P2 × V2। तो अब जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा टोटल वर्क का, वो बनेगा माइनस का P1 × V1 प्लस P2 × V2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, जो भी हमारा इस पर्टिकुलर ओपन सिस्टम के थ्रू वर्क ट्रांसफ़र हुआ है। ये भी हो सकता है कि इट इज़ द केस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि इस कंट्रोल वॉल्यूम पर कुछ काम किया होगा, तो उसमें हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। पर हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं इट इज़ द केस ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम का केस आता है वहाँ पर हम एक पॉजिटिव साइन को यूज़ करते हैं। तो अगर वो वर्क डन ऑन द सिस्टम का केस होगा, बस हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन को यूज़ कर लेंगे। तो अब हम देखें हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। हमारे पास होगा U1 प्लस हाफ m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस जो भी हीट हमारा ट्रांसफ़र हुआ उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से, वो इट विल बी इक्वल टू U2 प्लस हाफ m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस अभी जो हमने टोटल वर्क की इक्वेशन निकाली है उसको हम यूज़ करेंगे, जो कि हमने निकाली है माइनस का P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क। तो ये जो नेगेटिव है इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली U1 प्लस P1 V1 प्लस हाफ m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस Q, इट विल बी इक्वल टू U2 प्लस
हाफ m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस p2v2 प्लस wcv, यानी कि जो भी कंट्रोल वॉल्यूम से हमारा वर्क ट्रांसफर हुआ है उसको हम लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एंथैल्पी होता है उसको हम लिख सकते हैं U प्लस पी वी। तो ये बेसिकली हमारी इंथैल्पी होती है। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। तो अगर हम देखें U1 प्लस पी वन, सो दिस पर्टिकुलर U1 प्लस पी वन कैन बी रिटन एज H1। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा U2 प्लस P2V2। तो इन दोनों को यूज़ कर कर हम इसको लिख सकते हैं H2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट स्टेट 2 ऑफ द सिस्टम। सो फाइनली वी हैव इक्वेशन H1 प्लस हाफ m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस q, it will be equal to H2 प्लस हाफ m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस जो भी हमारा कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क ट्रांसफ़र है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से अगर हम इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लें कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से हम मास को कॉमन ले रहे हैं। तो अगर मैं मास को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल इंथैल्पी डिवाइडेड बाई मास। मास मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 C1 स्क्वायर, और यहाँ पर GZ1, यहाँ पर Q। ऐसे हमने मास M2 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा H2/M2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV, मतलब जो भी कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क ट्रांसफ़र है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। Since we know that if we want to write the value of specific enthalpy, so specific enthalpy जो होता है it is represented by symbol small h, which is simply defined as the total enthalpy per unit mass। तो अगर हम इसको देखें H1/m1 तो उसको हम लिख सकते हैं specific enthalpy at state 1, therefore it can be written as m1 इंटू में H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस जो मेरा हीट ट्रांसफ़र हुआ उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से वो, इट विल बी इक्वल टू M2 इंटू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस जो भी मेरा कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क ट्रांसफ़र हुआ उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ एन इक्वेशन जो कि एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें, हम पहले देख चुके हैं फॉर फ्लो टू बी आ स्टेडी फ्लो हम m1 को क्या लिखते हैं, इट कैन बी सिंपली रिटन एज m2। तो ये m1 है, ये m2 है, इसको हम सिंपली क्या लिख लें, हम मान के चल रहे हैं दोनों मास सेम है और वो इक्वल है मेरे m के। तो हमने लिखा m इंटू H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस जो भी मेरा हीट ट्रांसफ़र हुआ Q, it will be equal to m इंटू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस जो भी वर्क मेरा ट्रांसफ़र हुआ इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से वो। सो दिस इज आवर वन ऑफ द फॉर्म टू राइट आवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये हमारी एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लिखने का एक फॉर्म है। आगे हम देखेंगे और किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल फॉर्म जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स खासकर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड आसानी से बना सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जहाँ पर हमारा m होता है मास जो एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, दोनों सेम है। H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी की वैल्यू है स्टेट 1 पर यानी कि इनलेट पर, C1 C2 वेलोसिटी है इनलेट और आउटलेट पर, Z1 Z2 आर द पोटेंशियल हेड्स एट इनलेट एंड आउटलेट, Q is representing whatever heat transfer is taking place from the control volume, WCV is representing the control volume work. This is one of the form to write steady flow energy equation.
another form which we can write, if we assume the mass which is flowing as unity, यानी कि अगर हम अज्यूम कर ले कि हमारा जो मास फ्लो कर रहा है वो यूनिटी है, तो मास मेरा होगा 1 किलोग्राम। और अगर मैं मास 1 किलोग्राम करता हूँ तो ये जो कैपिटल क्यू है विच इज़ द हीट ट्रांसफ़र विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसके पास यूनिट होगी किलो जूल की। पर जैसे ही हम मास लेंगे यूनिटी, इट विल हैव अ यूनिट ऑफ 1 किलो जूल पर किलोग्राम। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगी H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस स्मॉल क्यू, इट विल बी इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस जो भी वर्क मेरा ट्रांसफ़र हुआ कंट्रोल वॉल्यूम से वो फॉर पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड के लिए, यानी जो भी मास फ्लो कर रहा है अगर वो यूनिटी है तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल w को यूज़ किया है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं हमारे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो या वो राइट हैंड साइड पर हो, दिस ऑल टर्म्स विल बी रिटर्न इन किलो जूल पर किलोग्राम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी एनर्जी होती है थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हम डील करते हैं एनर्जी जिसको हम लिखते हैं किलो जूल में, और ये हमने बात करी है फॉर 1 kg की, तो हम लिखेंगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब लिखी जाएंगी किलो जूल पर किलोग्राम में। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड जो हमारी वैल्यूज़ होंगी सारी की सारी वो लिखी जाएंगी किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर। So this is also one of the most important form to write our steady flow energy equation। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारी इस पर्टिकुलर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लिखने के लिए, where H1 is representing the value of specific enthalpy at inlet. Similarly, H2 is basically representing the value of enthalpy at the outlet, and C1 and C2 are the velocities at inlet and outlet. Z1 and Z2 are basically representing the values of potential height at inlet and outlet. Q is basically representing the value of heat transfer which is taking place through that particular control volume in kilojoule per kilogram. WCV is representing the value of control volume work which has been transferred through that particular control volume in kilojoule per kilogram। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट जो हमारी काइनेटिक एनर्जीज होती हैं और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, इनको हम जनरली लिखते हैं जूल में, और जो हमारी एंथैल्पीज होती हैं या जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है या जो हमारा वर्क ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल वॉल्यूम से, इनको हम जनरली यूज़ करते हैं किलो जूल में। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार कर देते हैं कि बेसिकली वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वो यूनिट्स को बैलेंस नहीं करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू यूज़ प्रॉपर कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स। अगर हम इसको किलो जूल में लिख रहे हैं तो बाकी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको भी हमें किलो जूल में ही लिखना होगा, या फिर अगर हम इसे जूल में लिख रहे हैं तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हमें जूल में लिखना होगा। तो अगर हमारी एंथैल्पी की वैल्यू किलो जूल में है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इसको भी हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो टर्म है हमारा किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हमारा यूनिट जो है वो बैलेंस हो सके और डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है वो हमारा मेंटेन हो सके। तो ये था आज का हमारा डेरिवेशन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप दिस डेरिवेशन विल बी क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके का डाउट होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।